आंसर राइटिंग बहुत डिफिकल्ट एक प्रोसेस होता है। आंसर राइटिंग एटलीस्ट आपसे 6 से 8 महीने ढूंढता है। धीरे धीरे आप आंसर राइटिंग के टैलेंट को आप इम्प्रोवाइज करते हैं। देखिए, जब भी कोई डेडलॉक आएगा किसी भी क्वेश्चन में कि किसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही है या गलत है, वो एनसीईआरटी पे ही अंततः लास्टली एनसीईआरटी पे ही रिलाई किया जाएगा। लेकिन जो टेक्निक्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप एनसीईआरटी को मैक्स टू मैक्स 3 से 4 महीने में आप कवर कर सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये भी मिलता है कि हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी पढ़ाई काफी अच्छी चल रही है, चलनी भी चाहिए। बिकॉज देखिए, यूपीएससी जो है वो नेक्स्ट ईयर आपका मई के मंथ में होने वाला है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक बहुत ही डीप एनालिसिस की जरूरत है कि एनसीईआरटीज को कैसे यूज किया जाए फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बहुत ही क्लियर कट तरीके से बता दूं, कोई एक तरीका नहीं होता है पढ़ने का किसी भी एक बुक को, लेकिन एक सबसे एफिशिएंट तरीका तो जरूर होता है। एफिशिएंट का मतलब देखिए क्या होता है। यदि आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं, आप उस 2 घंटे में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर पाए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप ग्रास्प कर पाए और उसे डिलीवर भी कर पाए। बिकॉज देखिए, मैंने ऐसा देखा है कि बहुत बार क्या होता है कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसको डिलीवरी जब उसी कॉन्सेप्ट को करना होता है तो वहां पे उन्हें आती है बहुत ज्यादा परेशानी। एनसीईआरटी, जहां तक आप बहुत बार बच्चों ने ये पूछा है कि सर एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए, बिकॉज देखिए एनसीईआरटीज बहुत सारे होते हैं। छठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के एनसीईआरटीज आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि आप ध्यान से अगर इस बात को समझना चाहेंगे कि एनसीईआरटी जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, उसका यूटिलिटी क्या है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एनसीईआरटी कैसे पढ़े। माय नेम इज सौरभ और मैं हिस्ट्री के सेक्शन को डील करने वाला हूँ फॉर यूपीएससी बैचेस, जो कि बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। तो ये देखते हैं कि एनसीईआरटी है ना, किस तरह से आप पढ़े। बट उसके पहले एक सवाल, एनसीईआरटी क्यों पढ़े, ये तो पहले आप जानेंगे ना। देखिए, जब भी कोई डेडलॉक आएगा किसी भी क्वेश्चन में कि किसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही है या गलत है, वो एनसीईआरटी पे ही अंततः लास्टली एनसीईआरटी पे ही रिलाई किया जाएगा। जो भी लाइंस एनसीईआरटी में लिखे गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक लाइन को पढ़ना पड़ता है, कवर टू कवर पढ़ना पड़ता है। लेकिन मैं बार बार बोलूंगा, स्मार्ट स्टडीज जो स्ट्रैटेजी होती है उसके तहत ही आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना बल्कि है ये एनसीईआरटी। अगर आप पढ़ने लग जाएंगे इसको बिल्कुल वैसे कि हाँ मुझे एक एक लाइन मुझे याद करना है, तो शायद आपको 8 से 10 महीने केवल एनसीईआरटीज में ही लग जाएंगे। लेकिन जो टेक्निक्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप एनसीईआरटीज को मैक्स टू मैक्स 3 से 4 महीने में आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने इस पूरे सेशन को कुछ सब हेड्स में बांट दिया है ना। कुछ क्वेश्चन जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स पूछा करते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने पिक किया है। जो सबसे ज्यादा कंटेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको मैंने यहाँ पे डील करने का यहाँ पे सेशन ऑर्गेनाइज किया। तो देखिए, सबसे पहला जो स्ट्रैटेजी होता है पढ़ने का किसी भी, वैसे देखिए ये जो एक्टिव रीडिंग का जो स्ट्रैटेजी है ये तो किसी भी किताब को पढ़ने का स्ट्रैटेजी रहेगा, बट एनसीईआरटी स्पेसिफिकली यदि आपको पढ़ना है तो ये एक्टिव रीडिंग का कॉन्सेप्ट आपको देखिए सीखना पड़ेगा। देखिए होता क्या है, मैं समझाता हूँ। व्हाट इज एक्टिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग मतलब होता है कि आप अलर्ट होकर के किसी पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उस पैराग्राफ में किन किन कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, और जो कीवर्ड्स आपके काम का है आपने उसको पिक कर लिया, या तो आपने हाईलाइट कर लिया या तो आपने बगल में ही, क्योंकि एनसीईआरटी जब आप बुक देखेंगे तो उस बुक के साइड में कुछ स्पेस भी दिया जाता है। एवरीथिंग इज वेरी साइंटिफिकली डिजाइंड इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी यदि आपका सपोज, अगर ये आपकी एनसीईआरटी किताब है, सपोज इफ आई जस्ट टेक द एग्जांपल, अगर ये आपका एनसीईआरटी किताब है, बुक है, यहां तक ये पूरा टेक्स्ट लिखा रहता है, लेकिन ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस थोड़ा आप देखिएगा ये खाली छोड़ा जाता है। क्यों खाली छोड़ा जाता है इसको समझ के चलिए। सपोज ये एक मैंने सेक्शन निकाला है 16(4) आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बस एक एग्जाम्पल के रूप में है। अगर ये लिखा गया है मान लीजिए टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट आपको इस साइड में देखने को मिलेगा एनसीईआरटी के पेज पे। इसी के बगल में थोड़ा स्पेस खाली छोड़ा जाता है ताकि आप जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको आप निकाल करके चुन करके और यहाँ पे बस कीवर्ड्स को यहाँ पे नोट कर लें। अब जब आप उसे रिवाइज करने जाएंगे इसी पेज को फिर से, तो शायद आपको वापस से ये पूरा पूरा पेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। आप बस केवल इन कीवर्ड्स को देखेंगे एंड यू विल बी हैविंग ऑल द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। मतलब आप रिवीजन बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हैं। और बेसिकली यूपीएससी इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स। मैं हमेशा कहता हूं कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
कीवर्ड्स यदि आपके कंट्रोल में है, आप यूपीएससी में मास्टर हैं। अदरवाइज आपका दिमाग हमेशा कंफ्यूज रहेगा कि आपने कितना पढ़ा है, आप कितना रिटेन कर पा रहे हैं, कितने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप चीजों को रख पाएंगे, आप हमेशा डाउट में रहेंगे। लेकिन यदि आपको पता है कि बस यही 4 कीवर्ड्स हैं और इन्हीं 4 कीवर्ड्स का यूज करके हमें एक आंसर लिखना है। मैं आपको बताता हूँ एक चीज, आंसर राइटिंग बहुत डिफिकल्ट एक प्रोसेस होता है। मैं प्रोसेस शब्द को यूज कर रहा हूँ, इवेंट नहीं कह रहा हूँ, ये प्रोसेस है। इवेंट तो हो गया सेम डे, उसी दिन, है ना। स्पेसिफिक मैं किसी पर्टिकुलर इवेंट की बात कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक किसी एक्शन की बात कर रहा हूँ। बट यदि मैं कहता हूँ प्रोसेस, तो प्रोसेस इज अ, है ना, एक लंबा समय लेगा वो। आंसर राइटिंग एटलीस्ट आपसे 6 से 8 महीने ढूंढता है। धीरे 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 आप आंसर राइटिंग के टैलेंट को आप इम्प्रोवाइज करते हैं अपने अंदर में। फर्स्ट डे यदि आप कोई आंसर लिखते हैं तो हो सकता है कि शायद आप उतना अच्छा ना लिख पाए, सेकेंड डे भी शायद ना लिख पाए, लेकिन सेकेंड वीक अगर आप कंटिन्यूअसली अगर आप लिखते चले जाते हैं तो 2 हफ्ते के बाद शायद आप बहुत अच्छे से आंसर को लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज यू कम टू नो अबाउट योर वीकनेसेस। आप में क्या वीकनेस है, उस वीकनेस को आप देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं, और उसके बाद फिर आप सोचते हैं कि अच्छा, इस गलती को मुझे अगली बार आंसर राइटिंग में नहीं करना है। एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये भी मिलता है कि आंसर राइटिंग में किस तरह से फॉर्मेटिंग होना चाहिए वो भी पता लगेगा आपको। लेकिन एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं, आंसर राइटिंग करने के लिए भी आपको कीवर्ड्स बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। कीवर्ड्स पे ही आपको पूरा पूरा आंसर्स को फ्रेम करना होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो एक आर्टिकल जो यहाँ पे डाला गया है एनसीईआरटी का ही है, ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4। ठीक है, तो पहले तो आप फ्रेमिंग एक ये बनाइए कि अच्छा, व्हाट यू आर रीडिंग, आप क्या पढ़ रहे हैं। आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं आर्टिकल 16 4, यानी आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप ऐसा पढ़ रहे हैं। पहले दिमाग पे आप इस बात को स्थिरता से रखिए कि व्हाट यू आर रीडिंग इज एक्चुअली आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे एक दिमाग में फ्रेम बैठा है ना। इमेजेस भी थोड़ा बनाया कीजिए दिमाग में, है ना। 16 क्लॉज 4 अज्यूम कीजिए कि आप कहीं देख रहे हैं एंड इट इज लाइक 16 क्लॉज 4 कहीं लिखा गया है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजों को देखिए लिखा गया है, लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ कितने कीवर्ड्स को यहाँ पे हाईलाइट किया है, 1 2 3 4, बस ये कुछ कीवर्ड्स हैं, 4 कीवर्ड, जिसमें कि ये पूरा पूरा जो एक पैराग्राफ है इसको आप समराइज कर सकते हैं। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखिए 16 क्लॉज 4 में लिखा गया है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट। तो ये तो एक जनरल इंग्लिश हो गया ना, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट, ये तो कोई भी समझेगा। आपको किस वर्ड को पिक करना है, यू हैव टू पिक दिस वर्ड, स्टेट। अब आपको समझ में आया कि सर स्टेट क्या है। तो आप जब इस एनसीईआरटी को पढ़ते रहेंगे तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही स्टेट वर्ड को एक्सप्लेन किया गया है। जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो वहां पे आर्टिकल 14 से आपका मेजर जो फंडामेंटल राइट्स है वो शुरू होता है, लेकिन जो स्टेट वर्ड है उसका यूज बहुत बार किया गया है। इस वजह से स्टेट वर्ड को आर्टिकल 12 में ही एक्सप्लेन कर दिया गया है कि व्हाट इज स्टेट। जनरली व्हाट वी परसीव इज दैट स्टेट इज समथिंग लाइक बिहार झारखंड, ठीक है, बिहार झारखंड भी होता है, स्टेट होता है, वो स्टेट के डेफिनेशन में आता है। लेकिन सिर्फ बिहार झारखंड कर्नाटका मध्य प्रदेश, है ना, यही बस नहीं आते हैं, और बहुत कुछ स्टेट में आता है। जैसे पार्लियामेंट आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, पंचायत आती है, म्यूनिसिपैलिटीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, बहुत कुछ आता है स्टेट में। ये आपको एनसीईआरटी पहले ही समझा देगा, बिकॉज एनसीईआरटी इज अज्यूमिंग कि आपको कुछ नहीं आता है। वो ऐसा मान के चल रहे हैं कि आप बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं पढ़ना, तो वो आपको कैरी भी उसी हिसाब से एनसीईआरटी करता है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है सर, गुड। तो यहाँ पे ये स्टेट के बारे में देखिए, यहाँ पे आपको पहले ही एनसीईआरटी ने बता रखा है, तो आप यहाँ पे स्टेट को पकड़ लिए कि अच्छा ठीक है, स्टेट जो है। अब आगे देखिए, फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन, यही कीवर्ड आपका एमसीक्यू के रूप में देखा जाता है। वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें रिजर्वेशन देने की बात की जाती है, कौन सा वो आर्टिकल है? दैट इज आर्टिकल 16 क्लॉज 4। देखिए एनसीईआरटी साफ यहाँ पे लिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप बस केवल यहाँ पे इन 2 कीवर्ड्स को यदि आपने हाईलाइट करके रखा है, इट मींस कि यू आर हैविंग द क्लैरिटी
कि 16 क्लॉज 4 इज टॉकिंग अबाउट रिजर्वेशन। किन को देना है रिजर्वेशन, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखिए, आज के डेट में यदि आप बात करें, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, विमेन, बहुत लोगों को दिया जाता है रिजर्वेशन। यहां पे ये क्या बात कर रहा है 16 क्लॉज 4, दिस इज टॉकिंग अबाउट कि स्टेट कुछ प्रोविजंस बना सकता है रिजर्वेशन से रिलेटेड फॉर बैकवर्ड क्लास। तीसरा कीवर्ड है ये। मैं बस आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, एनसीईआरटी को डिकोड कैसे किया जाता है कीवर्ड्स के थ्रू, राइट। और यहाँ पे ये जो कंडीशन है, ये नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। अब देखो, ये हो गया यूपीएससी का फेवरेट जोन। यूपीएससी इज ऑलवेज टारगेटिंग दैट पर्टिकुलर जोन जहां बच्चे जाकर के फंसते हैं। तो होता क्या है मैं बता रहा हूँ। सपोज दो सीरियस, मतलब दो कैंडिडेट्स हैं, एक काफी सीरियस है, एक ठीक ठाक सीरियस है। जो ठीक ठाक सीरियस है वो क्या करेगा, ऊपर ऊपर पढ़ लेगा, और शायद इसमें बहुत ज्यादा, इस वाले लाइन पे बहुत ज्यादा वो ध्यान ना दे। नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड को शायद वो बहुत ज्यादा ध्यान ना दे, सोचेगा छोड़ो क्या ही है, मेन तो मेजर चीज मुझे पता लिख ही गया। जो एक्सट्रीमली सीरियस बच्चा है वो क्या करेगा, वो इसको भी नेल डाउन करेगा, क्रैक डाउन करेगा कि इसके पीछे का क्या फंडा है भाई। और यूपीएससी को पता है, वो आपसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है। यूपीएससी नोज अबाउट योर वीकनेसेस। आप किस हद तक रुक जाएंगे पढ़ते पढ़ते, वो उसको पता है, बहुत अच्छे से पता है उसे। तो वो क्या करेगा, उसे पता है कि एक नॉन सीरियस बच्चा तो यहीं तक पढ़ेगा, एक सीरियस बच्चा यहां तक भी जाएगा। यूपीएससी को प्रीलिम्स में, पीटी में बच्चों को छांटना है, वो लेना नहीं है, उसे छांटना है। सबसे देखो, सीरियस बच्चे तो बहुत सारे हैं, उनमें से जो बेस्ट टॉप नॉच सीरियस बच्चे हैं उसको फिल्टर करके उसे मेंस में भेजना है। वो कैसे करेगा, सीरियस बच्चा तो यहां तक पढ़ा, एक्सट्रीमली सीरियस बच्चा यहां तक भी पहुंचा, वो एमसीक्यू में शायद इसी को डाले। समझ रहे हैं आप। एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ा जाता है, और ये होता है एक्टिव रीडिंग का तरीका। बी एक्टिव while reading a particular paragraph, stay active। कौन सा कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, किस कीवर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं while talking to someone, while interacting, while writing answers, और while solving एमसीक्यूज, है ना। इस तरह से आपको मैंने ये समझाया कि एक्टिव रीडिंग यही होता है कि कम कम जो कीवर्ड्स हैं, सबसे लीस्ट कीवर्ड को चुनिए जिसको देख करके आपको सब कुछ याद आ जाए। आइए देखते हैं इस चीज को। अगर आप समझ चुके हैं इतना, तो अब यदि आप रिवाइज करने जाते हैं तो आपको क्या करना है, रिवीजन में कुछ नहीं करना है। आप देखिए 16 क्लॉज 4, हाँ जी ठीक है, स्टेट कुछ बनाएगा प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास, वैसे बैकवर्ड क्लास जो एडेक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं। सिंपल सी बात यही है सर, इससे ज्यादा आपको नहीं ध्यान में रखना है कुछ, ठीक है। गुड। इसे कहते हैं एक्टिव रीडिंग। यू हैव टू स्टे एक्टिव व्हाइल रीडिंग। कितने सारे बच्चे आप लोगों में से हैं जो कि एक्टिव रीडिंग करते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे आप थम्स अप कर सकते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट है, ये बच्चे बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। मैं कह रहा हूं यूपीएससी कोई बहुत डिफिकल्ट देखिए कोई एग्जाम नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट परफेक्ट स्ट्रेटेजी। बच्चे क्या करते हैं, वो इतना ओवर हाईलाइट कर देंगे, सारी चीजों को हाईलाइट कर देंगे। अरे भाई, तो फिर तुम रिवाइज क्या करोगे, क्या एक एक लाइन को पढ़ोगे फिर से? नहीं, रिवीजन बहुत फास्ट होना चाहिए। आपने जितना समय दिया पहली बार पढ़ने के लिए, आप यदि उतना ही समय दे रहे हैं पांचवी बार रिवाइज करने के लिए भी, तो फिर रिवीजन नहीं हो रहा है, वो तो फिर वही रीडिंग हो रहा है फिर। यानी कि आपने 4 बार जो पढ़ा है वो लगता है अच्छे से आपने नहीं पढ़ा है। यू वर नॉट एबल टू पिक आउट द दैट पर्टिकुलर जोन्स ऑफ कीवर्ड्स जहां से कि आप सवाल बना सकते हैं। आपने लगता है कि एक्टिव रीडिंग किया ही नहीं। और ये देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, बच्चे इसी तरह से करते हैं, लेइंग आउट ट्रेन्स। जैसे मान लो कि एक सपोज एक ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैंने यहाँ पे एक डाला है। बच्चे क्या करेंगे, distinctive features of Harappan cities was that planned drainage system, lower town roads and इतना अगर आप कर ही देते हो तो फिर इससे अच्छा है कि आप अंडरलाइन करो ही मत। आप इतना इतना तो अंडरलाइन नहीं चलेगा भाई, बिकॉज सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है एक पैराग्राफ में। स्टे अवे फ्रॉम ओवर हाईलाइटिंग। ओवर हाईलाइटिंग बर्डन्स योर ब्रेन, वो आपके ब्रेन को बर्डन देता है, और यही बर्डन आपका फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट होगा, और आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर या इस पर्टिकुलर बुक से। कम हाईलाइट कीजिए। देखिए आप डिफरेंस देखिए, एक यहां देखिए, देखिए कितना क्लैरिटी है, कम कीवर्ड्स हैं और हाईलाइट अच्छे से किया गया है।
यहाँ देख लीजिए, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है था भाई, मेन मैटर क्या था। मेन मैटर देखिए इसमें क्या था। मेन मैटर इसमें ये था कि भाई ड्रेन्स जो है उसको कैसे ले किया गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, राइट। कम कम कीवर्ड्स को चुनिए, कुछ नहीं करना है। ये डिस्टिंक्टिव फीचर्स को जरूरत नहीं है, ये तो लैंग्वेज का पार्ट है। ये तो आप पढ़ते पढ़ते ही सीख जाएंगे कि मुझे आंसर राइटिंग में लिखना है डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन आल्सो नोन एज इंडस। ये सब आपको नहीं हाईलाइट करना है। आपको ये भी नहीं करना है क्योंकि आप वही चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि वही का है ये। यहाँ पे बस आपको ये करना है, ये कर देना है, रोड्स एंड स्ट्रीट्स को कर देना है। एक्स्ट्रा ये सबको अवॉइड कीजिए। ग्रिड पैटर्न बस, केवल बस ग्रिड को कीजिए। ये मैं सब समझाऊंगा कि क्या होता है ग्रिड, है ना। When I'll be just taking the classes of history, ये सब मैं समझाऊंगा कि क्या होता है स्वास्तिक, है ना, स्वास्तिक जो सुनते हैं आप, स्वास्तिक साइन, ये इसी से कुछ मिलता जुलता है। ग्रिड पैटर्न 1990 डिग्रीज पे कट करना रोड्स, ये सब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे स्ट्रीट्स विद इन द ड्रेन्स, इसको कीजिए, इसको छोड़िए, क्योंकि ये ग्रिड आप देख रहे हैं, आप इसे कनेक्ट कीजिए, इसको सिंपल सी बात है, रिकॉल कीजिए इसको। ग्रिड का मतलब क्या है, अच्छा राइट एंगल्स, हाँ जी आगे लिखा हुआ था, दैट्स इट। ओवर हाईलाइट करने से बचना है, अदरवाइज आप हाईलाइट करते रह जाएंगे और एग्जाम आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये आपका दूसरा एक मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, कि पहला तो है एक्टिव रीडिंग, हाईलाइट ओनली फ्यू पॉइंट्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी। सेकंड है डू नॉट ओवर हाईलाइट। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, एनसीईआरटी पढ़ने का ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। देखिए होता क्या है, आप कभी भी देखिएगा, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहता है कि आप चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से याद रखते हैं यदि आप एमसीक्यू के थ्रू उसको पढ़ते हैं। ये देखिए, आप एनसीईआरटी जब पहली बार पढ़ रहे हैं तो एमसीक्यू के ही थ्रू तो आप नहीं पढ़ेंगे, तो थोड़ा उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग लगाइए, इसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। व्हाट यू हैव टू डू इज, आप क्या कीजिए, क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट कीजिए, क्वेश्चंस को बनाइए, खुद से बनाइए क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सपोज ये पैराग्राफ आप पढ़िए, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, यहां से पढ़िए, इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल नीड बट ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर, द एबिलिटी टू बाई। बन गया आपका एमसीक्यू। यूपीएससी का एक बहुत ही जबरदस्त देखिए ऐसा सवाल बन रहा है कि भाई ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं और जिन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किस बेसिस पे ये काम किया जाता है। तो आपको वहां पे दे देगा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल, सेकंड दे देगा अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी। तो टिक आपको यही करना होगा। अब आपको लग गया कि हाँ सर ये क्वेश्चन बन सकता है, आप क्या करेंगे, मैंने बताया आपको एनसीईआरटी जो है थोड़ा सा स्पेस देता है आपको, हर बुक में आप देखेंगे थोड़ा स्पेस आपको मिलता है, वहीं पे आप इस तरह का क्वेश्चन खुद से भी बना सकते हैं आप। ऑन व्हाट फैक्टर गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसी बहाने से आपको ये पूरा पूरा पैराग्राफ आप आराम से रिकॉल कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। सवाल में सवाल ढूंढिए, है ना। सुपर 30 का एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है ना। आई मीन फेमस एक उसका एक ये है, एक एक डायलॉग है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग है, बहुत मैसेज है उसमें। इसी में आप क्वेश्चन को ढूंढ लीजिए, आपका काम यही खत्म हो गया सर। तो बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि मुझे एक एक वर्ड पढ़ना है, एक एक लाइन, जी नहीं। इस पूरे में कितना वर्ड इंपॉर्टेंट था, नीड एंड एबिलिटी टू वर्क। अब आप इसको मत कीजिए हाईलाइट, ये तो ऑलरेडी हाईलाइटेड है, बोल्ड में है ये, तो इसको क्यों करना है भाई। कैपिटलिस्ट तो यहाँ पे दिख ही रहा है आपको, आप तो यही पढ़ ही रहे हैं। आप बस यहाँ कीजिए नीड, एबिलिटी टू बाई। एक शानदार सा सवाल अपने हिसाब से यहाँ बनाइए, अपने दोस्तों से पूछिए, थोड़ा वो भी कंफ्यूज होंगे, अगली बार से वो भी प्रिपेयर्ड होकर के आएंगे। एक स्वीट कंपटीशन बनेगा बच्चों के बीच में या आप लोगों के बीच में, और वही आपको एक थ्रेशोल्ड देगा दैट यू हैव टू कॉम्पीट, यू हैव टू इम्प्रूव, यू हैव टू इम्प्रोवाइज। ठीक है, चलिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ये तो देखिए सारा पूरा जो पूरा तिगड़मबाजी है यूपीसी का सब इसी पे है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना ही होना चाहिए, यदि ये नहीं है तो फिर पढ़ने का कोई फायदा है नहीं। कभी कभी आप इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे जब आप, यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो, सर ये इतना लंबा लिखा हुआ है, पता नहीं क्या से क्या लिखा गया। कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने का तरीका होता है एक, फ्रेमिंग ऑफ द माइंड कहते हैं इसको, है ना।
सबसे पहले तो तोड़िए इसको, आप समझ लिए कि जहां जहां पे 3 से 4 लाइन के बाद ना एक लगता है नया कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का कुछ कॉन्सेप्ट होगा, राइट। तो देखिए जैसे यहाँ क्या लिखा गया, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से उठाया गया है। सिंगल कॉन्टिनेंटल मास पूरा पूरा था पहले, पूरा यूनिवर्स मतलब पूरा पूरा जो अर्थ था वो, ठीक है। सिंगल कॉन्टिनेंटल मास था जिसको हम लोग क्या कहते थे, पैंजिया कहते थे। अब आपको क्या करना है, यही साइड में आप लिख लीजिए पैंजिया। पैंजिया आपने यहाँ पे लिख लिया, यहीं पे बस ऐसे एरो दे करके लिख लीजिए सिंगल कॉन्टिनेंट। क्लियर हो रहा है ये। एंड द मेगा ओशन वॉज कॉल्ड पैंथलासा। इसी के यहाँ पे बस आप नीचे है ना दूसरे किसी कलर से आप लिख ले, यहाँ पे दूसरे किसी कलर से आप यहाँ पे लिखे पैंथलासा। पैंथलासा, अब आपको क्लैरिटी बैठेगा। अच्छा, पैंजिया इज व्हाट, सिंगल कॉन्टिनेंट। पैंथलासा इज व्हाट, सिंगल ओशियन। अब थोड़ा सोचिए, है ना, सोचना भी है। सुनते चिंतन करना, गहन मंथन करना, ये आप लोग नहीं करते हैं, इस वजह से लगता है कि अरे सर समझ में नहीं आया। थोड़ा इस पे स्ट्रेस दीजिए। आपने यहां तक पढ़ा है तो क्या पता चला, अच्छा पूरा जो अर्थ था वो एक सिंगल सिंगल कॉन्टिनेंट के रूप में था। यानी लैंड मासेस जो भी दिख रहे हैं आपको आज के डेट में, वो सब एक सिंगल लैंड मास के रूप में थे, विच वॉज कॉल्ड पैंजिया। और पूरा जो वाटर बॉडी आपको जो दिख रहा है, अटलांटिक ओशन है ना, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, जितने भी आपको ओशन दिख रहे हैं, ये सब के सब पहले एक सिंगल वाटर बॉडी में के रूप में थे। उस सिंगल वाटर बॉडी को कहा गया था पैंथेलस। क्लैरिटी बैठ गया। अब जब आप आगे जैसे जैसे आप बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिख रहा है कि लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में ये पैंजिया दो भाग में टूटा। पैंजिया क्या था, एक सुपर कॉन्टिनेंट। इसको दो पार्ट्स में हम लोगों ने बांटा। कैसे, एक को हम लोगों ने कहा लॉरेशिया, एक को हम लोगों ने कहा अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड, ठीक है। इसको बस लॉरेशिया कीजिए एंड गोंडवाना लैंड। दो पार्ट से आपने बांट दिया। अब देखिए तो कॉन्सेप्ट जरा सेट कीजिए, फिर से मैं रिकैप कीजिए पढ़ते ही समय। सिंगल कॉन्टिनेंट, जाइंट कॉन्टिनेंट, इट वाज कॉल्ड पैंजिया। Single water body which was called Panthalassa. Pangaea broke into two parts, Laurasia, Gondwana land. क्लियर है। आपको कुछ इसमें ज्यादा आप दिमाग ही नहीं लगाना है। अब आप पैराग्राफ को कभी खुद से पढ़ के देखिएगा, इसी पैराग्राफ को आप पॉज करके फिर से पढ़ के देखिए। यही चीज मैंने बस यहाँ पे 3 से 4 लाइन में यहाँ पे कन्वर्ट कर। ये होता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। व्हेन यू कैन मेक डायग्राम्स ऑफ समथिंग, मतलब आप अपने आप कुछ डायग्रामेटिकली किसी चीज को आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, मतलब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर आप इस तरह के डायग्राम्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे किसी भी कॉन्सेप्ट को। सो दैट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, पूरे पैराग्राफ को पढ़िए एक बार, पहले रीडिंग फटाफट कीजिए, फिर रुक रुक के पढ़िए, देखिए क्या क्या है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को पहले हाईलाइट कीजिए, खुद से यहाँ पे नोट कीजिए और फिर चेक कीजिए एमसीक्यू बना करके कि क्या आपने सही समझा है। और यदि आप क्लासेस में आते हैं तो आपको ये एनालिसिस बहुत आराम से मिलता है। तो टाइम देखिए आपका सेव हो रहा है। आप जो पढ़ते एक बार, फिर कीवर्ड्स को फिल्टर करते, फिर सोचते, फिर यहाँ पे लिखते, ये 4 स्टेजेस जो आपका जो समय जो कंज्यूम करता है उसको हम लोगों ने एक स्टेज में ही बस कन्वर्ट कर दिया, दैट इज क्लास। आप क्लास में बैठेंगे, आपको डायरेक्टली इस प्रोसेस को समझाया जाएगा, फिर लिखवाया जाएगा इस चीज को। तो रिवर्स में जो आप चलते हैं तो ज्यादा कभी कभी आपको फायदा करता है, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी का हर एक लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप इस पे ही ट्राई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डोमेन को, ठीक है। चलिए, विजुअल एड्स, एनसीईआरटी भर भर के आपको देखिए डायग्राम्स देगा, भर भर के देखिए वो आपको डायग्राम्स देंगे। देखिए मैंने जानबूझ के सारे सब्जेक्ट्स के कुछ कुछ सैंपल्स मैंने लिए हैं, है ना। पहले मैंने लिया 16 क्लॉज 4 आर्टिकल, है ना। फिर मैंने आपको दिखाया पैंथलासा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अल्फ्रेड वेगनर, पैंजिया, गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया, जो भी था ये सब मैंने आपको सब समझाया। अब ये देखिए, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, ये हिस्ट्री का देखिए है आपका क्या है, प्रोटोशिवासील। अब देखो ये जितना अच्छे से ये आपको डायग्राम समझा सकता है, क्या उतने अच्छे ढंग से आपको टेक्स्ट समझा सकता है।
टेक्स्ट आपको उतने ढंग से नहीं समझाएगा जितने अच्छे से ये डायग्राम आपको समझाएगा। इस डायग्राम में यदि आप देखेंगे ध्यान से, देयर इज अ पर्सन हु इज सिटिंग। ये देखिए इनका, ये जो मुकुट पहने हुए हैं, बट ये वाला पार्ट देखिए, ये दिस पार्ट योगिक पोस्चर में है, योगा कर रहे हैं। अब आपको कनेक्ट करना है कि अच्छा योगा कर रहे हैं और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम है। हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो, देखिए हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री इज दैट पर्टिकुलर एरा ऑफ हिस्ट्री जहां पे कि हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स थे ही नहीं। जैसे स्टोन एज, वहां पे लोग लिखते नहीं थे, लिखते भी होंगे तो हमारे पास कोई प्रूफ है नहीं उसके। फिर आता है प्रोटो हिस्ट्री, यानी कि रिटन रिकॉर्ड्स थे और हैं भी, लेकिन हम लोग उसे डिकोड नहीं कर पाए, हम लोग समझ नहीं पाए कि ये लिखा हुआ क्या है ना, उसका जो स्क्रिप्ट था वो हम लोग समझ नहीं पाए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन उसी प्रोटो हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और एक होता है हिस्ट्री, रिटन रिकॉर्ड्स हैं भी और आप उसको समझ भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो वो आपका वैदिक कल्चर से शुरू हो जाता है। जहां भी डायग्राम दिखिए, जैसे देखिए अब यहाँ देखिए आपको क्या दिख रहा है, एनिमल्स देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए आपको एनिमल्स दिख रहे हैं, ये देखिए आपको एनिमल दिख रहा है, यहाँ स्क्रिप्ट थोड़ा थोड़ा दिख रहा है आपको, है ना। तो ये आपको, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, तो इमेजेस को खूब ध्यान से देखिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए क्या क्या है उसमें, फिर पढ़िए उसके बारे में। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अच्छा हाँ मैंने ऐसा सोचा था, एनसीईआरटी ने भी यही लिखा है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट यू विल फील गुड, आपको लगेगा कि हाँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आपका एनालिसिस अच्छा है। यदि आप गलत होते हैं, सपोज आपने सोचा कि ये यौगिक पोषण नहीं है, ये कोई और, सपोज आपने अज्यूम किया, ठीक है, वहां लिखा गया था यौगिक, क्योंकि आप गलत हो गए तो भी आपको वो याद रहेगा हमेशा के लिए कि अरे हाँ नहीं मैंने पढ़ा था एक बार, मैंने अज्यूम किया था ये, लेकिन मैंने जब पढ़ा था तो वहां लिखा गया था यौगिक पोस्चर। फिर जब आप पढ़ेंगे इसके बारे में तो प्रोटो शिवा सील, प्रोटो क्यों है, बिकॉज ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का है, और उस समय का जो स्क्रिप्ट था दैट वाज अनडेसिफर्ड, बॉस्टरफेडोन स्क्रिप्ट था उसे हम लोग कहते थे, पिक्टोग्राफिक था वो, और वो हमारा क्या था कि दैट वाज नॉट एबल टू बी डिकोडेड, वो डिकोड नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग कहते हैं प्रोटो पीरियड। और क्योंकि ये शिवा की तरह लग रहा है इसलिए इसे कहा गया प्रोटो शिवा सील। ऐसे पढ़ते हैं एनसीईआरटी को, यूज कीजिए एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी को तो आप चाहे तो इंटरेस्टिंगली, बहुत इंटरेस्टिंगली आप यूज कर सकते हैं भाई। लोग डरते हैं एनसीईआरटी से, सर इतना एनसीईआरटी, अरे वो आपसे इंटरेक्ट करता है एनसीईआरटी। आप पढ़ेंगे जब साइंस की एनसीईआरटी तो उसमें बूझो और पहेली है, दो कैरेक्टर्स को एनसीईआरटी ने इंट्रोड्यूस किया है। 6 क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, अभी तो चलिए कुछ रिफॉर्मेशन भी आ रहे हैं उसमें, बट उसमें दो कैरेक्टर्स थे जो कि आपस में बातें करते थे कि कॉपर सल्फेट यदि डाल दिया जाए तो कलर क्या होगा, फैट्स का टेस्ट कैसे होगा, प्रोटीन का टेस्ट कैसे होगा, बहुत तरह की चीजें थी उसमें। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं आराम से। क्लियर है, तो विजुअल एड्स जहां भी मिले मौका मत छोड़िए, ध्यान से अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए कि ये विजुअल एड बोल क्या रहा है, मैंने क्या समझा और बुक में क्या लिखा है। नेक्स्ट टाइम यदि आप किसी इमेज को देखेंगे तो आप चाहेंगे कि मैं अगर डिकोड कर रहा हूं 10 चीजें यदि मैंने ऑब्जर्वेशन में रखी है, कि मैंने सपोज मैंने 10 आइटम्स या 10 परसेप्शन या 10 एक्सपेरिमेंट्स मैंने यहाँ देखा कि हाँ क्या क्या है यहाँ पे, तो 10 ऑब्जर्वेशन को मैं फिर पढ़ करके मैच करूंगा कि मेरा ऑब्जर्वेशन सही है या नहीं है। यदि वो 10 में 10 सही निकल गया, आई फील वेरी कॉन्फिडेंट कि वाह क्या बात है, इस बार तो मैंने 10 में 10 सही टिक कर दिया, है ना। वो होता है अंतर पहचानो, वही यहाँ पे करना है आपको। यहाँ अंतर बस आपको पहचानना नहीं, यहाँ बस आपको पहचानना है कि है क्या, यहाँ अंतर कुछ नहीं पहचानना है आपको। समराइज, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर व्हाइल राइटिंग द मेंस आंसर वी गेट कंफ्यूज कि ये इसमें हमें क्या लिखना चाहिए कंक्लूजन में, हाउ टू राइट गुड कंक्लूजन, है ना। देखिए कंक्लूजन के लिए एनसीईआरटी भी आपको, ये आप हर चैप्टर में देखिएगा, हर चैप्टर में, हिस्ट्री में तो स्पेसिफिकली वो क्या करते हैं, वो जैसे ज्योग्राफी में स्टार्टिंग में ही वो दे देते हैं हर चैप्टर के, हिस्ट्री में जनरली वो क्या करते हैं पूरा चैप्टर पहले आप पढ़ लें और लास्ट में इस तरह से आपको समरी देखिए दिया जाता है पूरे चैप्टर का। इतना इंपॉर्टेंट होता है, बट 90% बच्चे उसको छोड़ देते हैं, मुझे नहीं पता है क्यों। वो थोड़े हड़बड़ी में रहता है कि सर हाँ एक चैप्टर हो गया उसके बाद फिर हमें और पढ़ना है, अरे भाई इतनी हड़बड़ी किस बात की है। यूपीएससी एटलीस्ट 8 to 10 मंथ्स, 8 से 10 महीने लगेंगे आपको, आप उसमें क्यों इतने हड़बड़ी में, किस बात की हड़बड़ी है भाई, इतना ना हड़बड़ाएं।
आराम से चले, 8 से 10 महीने का एक पूरा कूल ऑफ पीरियड लीजिए, जहां पे धीरे धीरे करके पाँव रखिए। 3 महीने में एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, 6 से 7 महीने फिर आप लगाइए आराम से रेफरेंस बुक्स को पढ़ने के लिए, राइट। यहाँ पे कंक्लूजन यानी समरी जो होता है वही आपका एक तरह से कंक्लूजन होता है तो बहुत लंबा, लेकिन बस वही टेक्निक, एक्टिव रीडिंग, अवॉइड ओवर हाईलाइटिंग, है ना। इन दोनों टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप इसमें से अपने पॉइंट्स को निकाल लें, कौन कौन से पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बस हो गया काम आपका। उन सारे पॉइंट्स को हम जॉट डाउन कहीं पे कर लें और उसके बाद आप उसी को रेफरेंस के रूप में कंक्लूजन में यूज करें। तैयार है आपका? इसलिए मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट बुक, इट इज द बेस्ट बुक टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। वो लिखा ही गया है ये अज्यूम करके कि आप कुछ नहीं जानते हैं, आपकी नॉलेज लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, आप शायद किसी और फील्ड से आए हैं जहाँ पे कि 9-10 तक आपने जीएस पढ़ा है। वो अज्यूम कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा आपका शायद उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा होगा, तो वो 11th-12th की एनसीईआरटी को बहुत ही लुसिडली, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। गुड। तो ये ना छोड़े पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, एनसीईआरटी के बैक में जब जाएंगे आप किसी भी चैप्टर का, जब चैप्टर जब खत्म होता है तो वहां पे आपको ये देखिए क्या लिखा जाता है। वहां पे आप देखिएगा, किसी भी आप हिस्ट्री की ही बुक में देख लीजिएगा, आंसर इन 100 to 150 वर्ड्स, आंसर इन 100 to 150 वर्ड्स। अब इसमें क्या है कि लोग, बच्चों सोचते हैं कि सर ये क्या लिखना है, आप थोड़ा लिख के तो देखिए एक बार, जरा लिखिए और आप हम लोग से चेक करवाइए, गेट इट इवेल्युएटेड। आपको खुद फील होगा कि क्वेश्चन कोई छोटा मोटा कोई क्वेश्चन नहीं था, ये बहुत ही दिमाग से राइटर ने इन क्वेश्चंस को आपको दिया है। मैं बताऊं आपको एक बात, यदि आप बैक क्वेश्चंस को अच्छे से लिख लेते हैं, आप किसी भी चैप्टर में ये एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, पूरे चैप्टर को ये समराइज करवा देगा। बहुत दिमाग से क्वेश्चंस को वो बनाते हैं, जो इंपॉर्टेंट हॉट जोन्स हैं उन हॉट जोन्स को वो क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट करके, और लंबे लंबे जैसे 150 वर्ड्स आपका दिया गया, 100 to 150 वर्ड्स, इसमें लिखना है यहाँ पे 500 वर्ड्स में क्या लिखना है, यहाँ पे ऐसे लिखना है। देख रहे हो कितने दिमाग से एनसीईआरटी आपको ग्रूम कर रहा है, ग्रूमिंग कितने टेक्निकल तरीके से कर रहा है। पहले आपको पढ़ाया, एक्टिव लर्निंग यदि आपको पता है तो आपने सारे वहां से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स निकाल दिए, उसके बाद फिर आपको कुछ इन्फोग्राफिक्स यानी कि कुछ इमेजेस आपको दिखाया उसने, आपका परसेप्टिव माइंड स्ट्रॉन्ग किया उसने, समरी भी आपको उसने दे दिया है, इंट्रो भी देता है वैसे, है ना। आप देखेंगे चैप्टर के स्टार्टिंग में इंट्रो भी देता है वो, और उसके बाद आपको वो शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट टू मीडियम आंसर्स, मतलब जो लेंथ होता है वो भी लिखवा रहा है, एंड ऐसे भी लिखवा रहा है आपको। तो यूपीएससी में यही तो होता है, आंसर राइटिंग, जैसे मेंस में क्या होता है, आंसर राइटिंग करना है आपको कुछ पेपर्स में, और एक ऐसे पेपर होता है आपका। दैट इज आई एम टेलिंग यू, एनसीईआरटी को यूज कीजिए, यूज करने आपको आना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे क्या, लिस्ट द आइटम्स ऑफ फूड अवेलेबल टू पीपल इन हरप्पन सिटीज, आइडेंटिफाई द ग्रुप्स हु वुड हैव प्रोवाइडेड दीज। लो, अब आपको यहाँ पे सब देखना पड़ेगा, आमरी का क्या इंपॉर्टेंस था, लोथल का क्या था, राइस, बनावली, है ना, बहुत तरह की यहाँ पे चीजें आपको लिखने को मिलेगी, ऑप्शंस आपको बहुत सारे मिलेगा यहाँ पे। तो यू विल गेट एन ऑप्शन, यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, जहां से कि आप सारे पॉइंट्स को यहाँ पे जॉट डाउन करके रिकॉल कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़िए एनसीईआरटी का, दिमाग में इस बात को रखिए कि मुझे इन आंसर्स, इन क्वेश्चंस का मुझे आंसर करना है। फिर देखिए आपका पढ़ने का जो एटीट्यूड है वही बदला रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको मुझे यूज करना है ना। तो आप उसको चाहेंगे कि मैं बेस्ट तरीके से उसमें से इंपॉर्टेंट चीजों को मैं वहां से कर लूँ। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए जैसे ये क्वेश्चन देखिए, दिस क्वेश्चन, डिस्कस हाउ आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्टेड द पास्ट। बेहतरीन सवाल, बेहतरीन सवाल। इस क्वेश्चन को यदि आपने लिख लिया तो मतलब कि आपने स्टोन एज और आईवीसी दोनों को आपने बहुत ढंग से आपने यानी पढ़ा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी में छुपी रहती हैं, मेरा काम है उसको दिखाना। चलिए, और ये जो कि सबसे एक स्लैक पॉइंट है, थिंक लाइक एन एग्जामिनर। अगर आप एक एग्जामिनर होते तो आप क्या करते? आप यदि एक एग्जामिनर होते तो आप यही सोचते कि मुझे कंफ्यूज करना है बच्चों को, अच्छा अच्छा क्वेश्चंस पूछ करके, मतलब जान बूझ करके मुझे नहीं कंफ्यूज करना है, बट मुझे मेरिटोरियस बच्चे चाहिए, मुझे टॉप ब्रेन्स चाहिए, है ना। यूपीएससी में यदि आप पीटी में आते हैं तो यानी उस साल के आप टॉप ब्रेन्स हैं,
अकॉर्डिंग टू सिविल सर्विसेज, है ना। एंड एक बात और, यूपीएससी में पीटी में आपके जैसे दो पेपर होते हैं, प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होते हैं। पहला आप जनरली कहते हैं जीएस, दूसरा आप कहते हैं सीसेट, बट एक्चुअली यूपीएससी से जीएस कहता भी नहीं है। यूपीएससी कॉल्स इट एज सीसेट 1 एंड इसको कहता है सीसेट 2। क्यों ऐसा कहता है? जीएस को भी यूपीएससी सीसेट का ही दर्जा देता है। ऐसा इसलिए बिकॉज सीसेट का फुल फॉर्म देखिए, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट इसका फुल फॉर्म है सीसेट का। एप्टीट्यूड में अब क्या होता है? लॉजिकल रीजनिंग। जीएस को भी वो कहता है यूपीएससी की, यदि आपके पास थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग है तो आप पीटी के इस जीएस को आराम से क्रैक कर सकते हैं। एंड एक्चुअली इट हैपेंस। बहुत बार सिंपल आईक्यू का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं यूपीएससी पीटी के। और ये आईक्यू डेवलप करने में एनसीईआरटी बहुत मददगार होता है, आप इस बात का विश्वास करें। इट इज वेरी बेनिफिशियल बुक, इतने अच्छे ढंग से, और देखिए थोड़ा कलरफुल भी होता है तो मजा आता है आपको पढ़ने में। ज्योग्राफी का उतना नहीं है कलरफुल, थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट है, बट हिस्ट्री जो कि आपको सबसे बोरिंग लगता है पढ़ने में, उसको सबसे ज्यादा कलरफुल बनाया गया है, आपके दिमाग को ध्यान में रखते हुए कि पढ़ाना तो बच्चों को है ही, अब पढ़ाए कैसे? इमेजेस डालो, कलर्स डालो, ताकि बच्चों को थोड़ा सा बढ़िया लगे पढ़ने में, इंटरेस्ट बना रहे, और काफी शानदार लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो चलिए फिर, दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन, दैट हाउ टू डील विद एनसीईआरटी बुक्स। आई जस्ट सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आराम से पढ़ते रहिए, स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड, एंड कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइए कि कितना फायदा हुआ आपको इस सेशन से, सो दैट और भी मैं कुछ लेक्चर्स को ऑर्गेनाइज कर पाऊँ आप लोग के लिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।